सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला। मेरे साथ मौजूद हैं बाबर डोगर साहब और उसामा गाजी साहब। नाज़रीन, लंदन प्लान एक मशहूर टर्मिनोलॉजी है। जब पीटीआई ने धरने दिए उस दौरान भी लंदन प्लान के बड़े चर्चे हुए। जब ताहिरुल कादरी साहब, इमरान खान साहब जब लंदन गए, अब दोबारा फिर से लंदन प्लान ने सर उठाना शुरू कर दिया। जब नवाज शरीफ साहब लंदन जाते थे उस वक्त भी ये मामला था। अब लंदन प्लान है क्या कि वो लोग जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, कुछ सजा याफ्ता हैं, कुछ के नैब के केसेस और इंक्वायरियाँ और इन्वेस्टिगेशन मुंतज़िर हैं। पूरा ख़ानदान जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं जो अपोजिशन लीडर भी हैं और नून लीग की पार्टी के सरबराह भी हैं, सदर भी हैं। उसके साथ उनके दामाद अली इमरान साहब, उनके साहबजादे सलमान शहबाज साहब, नवाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं जिनको सज़ा हो चुकी है, हसन और हुसैन नवाज़, इसाक डार साहब जो समदी हैं नवाज शरीफ साहब के। इस तरह एक काफ़ी एक लंबी चौड़ी एक फहरिस्त है। ये वो लोग हैं जो करप्शन के केसेस, इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंसेस का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग मफरूर हैं, कुछ लोग मतलूब हैं और अब ये वहाँ पे बैठ के कहानियाँ गढ़ी जा रही हैं और फैलाई जा रही हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, जैसे टार्जन की वापसी है कि जनाब उनकी बड़े भाई से मुलाकात हो गई है। अब बुलाया जा रहा है जी, पार्टी की सीनियर क़यादत जो है वहाँ पे लंदन में उनको हुसैन नवाज साहब की जानब से एक आगे ट्वीट्स और इस तरह की चीज़ें कि जी नवाज शरीफ साहब जो है अगले हफ्ते उनको चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो मुझे तो नहीं लग रहा, जिस तरह से कहानी सुनाई जा रही वहाँ पे, डोगर साहब से भी पूछेंगे कि जी वो वज़ीर आज़म साहब जो यानी कि जो नवाज शरीफ साहब साबक जो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कल कहा कि जी उन्होंने कहा कि मरकज़ की जो वजारत उज़्मा उसकी बजाय आप पंजाब पे फोकस रखें। कुछ ये भी बेपरखियाँ उड़ाई जा रही कि पीटीआई के कुछ लोग जो है वो लंदन में अपने कुछ दोस्तों के ज़रिए नून लीग से रब्ते कर रहे हैं। एक ये बेबरकियाँ भी उड़ाई जा रही हैं कि चौधरी बुरादरान जो है या उनकी अहम शख्सियात शायद लंदन में नवाज शरीफ साहब की ताज़ियत यानी उनकी जो खैरियत दरियाफ्त करने के लिए बीमारी का इस हवाले से उनको मुलाकात हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें उड़ाई जा रही हैं या इसमें हकीकत है। डोगर साहब से इस हवाले से जानेंगे कि इन सारी चीज़ों को वो किस तरह देख रहे हैं। जी डोगर साहब। खरल साहब, पंजाब में अगर आप सूरत हाल देखें तो क्यू लीग हुकूमत से नाराज़ है। पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसको जो लोग 20 लोग जो बातें की जा रही हैं उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो आज़ाद जीत कर काफ लीग में आए थे, पीटीआई में आए थे। ये वो लोग हैं जिनका माजी में ताल्लुक पीएमएलएन से रहा। उन्होंने इलेक्शन में पीएमएलएन से इलेक्शन नहीं लड़ा, आज़ाद इलेक्शन लड़े और उसके बाद उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया। इसमें से कुछ लोग भक्कर से हैं, कुछ जनूबी पंजाब से हैं। सबको पता ये लोग कौन हैं। इनके आज भी पीएमएलएन के साथ राब्ते हैं। कुछ जनरल नाराज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते थे कि पीटीआई के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, बड़ा पैसा खर्च किया, बुरे वक्त में पीटीआई का साथ दिया। पीटीआई के उस वक्त जब पीटीआई के साथ कोई नहीं था वो लोग खड़े हुए, पीटीआई के पहले दिन से वो साथी हैं। और अब जब के पीटीआई को इक़्तिदार मिला, हुकूमत की मिली जिसके लिए उन्होंने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं, अब पीटीआई ने उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर कर फेंक दी है। कुछ लोगों का इतराज़ ये है उस्मान बुज़दार पर कि जनाब वो बंदा जो इलेक्शन से 10 दिन पहले पीटीआई को ज्वाइन करता है उसको वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया, माजी में उन लोगों को इग्नोर करके जिन्होंने पीटीआई के लिए बेतहाशा पैसा खर्च किया और कुर्बानियाँ दी, और बजाय इसके कि उनकी खिदमत का इतराफ़ किया जाता उनको जेलों में बंद कर दिया गया। अब आ जाए लंदन प्लान की तरफ।
अब लंदन प्लान किया है, शहबाज शरीफ लंदन में है, वहाँ पर बेतहाशा मीटिंग्स हो रही हैं। कुछ ऐसे मुश्तरका दोस्त हैं जो काफ लीग और नून लीग के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें काफ लीग के एक साबिक सेहत के मिनिस्टर भी हैं जो कि शहबाज शरीफ के साथ राब्ते में हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आने वाले दिनों में, आइंदा चंद दिनों में चौधरी फैमिली के कुछ सरकर्दा लोग जो बीमारी के लिए अपना इलाज करवाने जाएंगे लंदन में, मैंने ये कंफर्म किया है, चेक किया है कि चौधरी फैमिली के 2 सरकर्दा लोग वो आने वाले दिनों में लंदन जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे बीमारी का इलाज करवाने। होगा तो बीमारी का इलाज का ही बहाना, लेकिन असल में मुलाकात है शरीफ फैमिली के साथ। ये जो लोग काफ लीग के, मैं जो अभी कह रहा हूँ कि एक साबिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके शरीफ ख़ानदान से भी बड़े अच्छे ताल्लुक़ हैं, वो इस वक्त ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। दोनों को करीब लाने के लिए वो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं और बर्फ़ खासी पिघल चुकी है। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद इस पर पेशरफ्त होगी। दूसरी तरफ काफ लीग के पीटीआई के अंदर मैंने कहा कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें से कुछ भक्कर से हैं, कुछ जनूबी पंजाब से हैं जो कि आज़ाद जीत कर आए हुए हैं, वो भी पीटीआई से तंग हैं। वो भी ये चाह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार से वो तंग हैं, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीएमएलएन के साथ राबते में हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आने वाले दिनों में अचानक गवर्नमेंट बदल जाएगी या टूट जाएगी, लेकिन उस्मान बुज़दार के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। इक़्तिदार, पंजाब का जो इक़्तिदार है वो उनके हाथों से आहिस्ता आहिस्ता फिसलता जा रहा है और वो उनको समझ नहीं आ रही। वो तो अपनी तरफ से गेम्स कर रहे हैं। कुछ एमपीज़ को उन्होंने खुद खड़ा कर दिया जो अलल ऐलान ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार हमारे वज़ीर आला है, इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हमारे काम नहीं कर रही, चीफ सेक्रेटरी हमारे काम नहीं कर रहा। इस पे भी 2 इजलास हुए हैं डोगर साहब, इस पे भी बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी 2 अहम इजलास हुए हैं और उस्मान बुज़दार साहब की चीफ सेक्रेटरी और आईजी से भी मुलाकात हुई है और ब्यूरोक्रेट के भी 2 इजलास हुए, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन उसामा साहब, जो डोगर साहब जिस तरह एक मंजरकशी कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि नून लीग और काफ लीग जो है ये इकट्ठे होके तो अपसेट कर सकते हैं, पंजाब में हुकूमत बना सकते हैं, या आपस में इनका इत्तेहाद हो सकता है? बुज़दार साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए कोई खतरे की घंटी आपको बजती नजर आ रही है? खैर साहब देखिए, पहले अब पता चला नहीं, पाकिस्तान में हमने सबसे पहले ये बात की कल ही प्रोग्राम में कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह से पर तोल रहे हैं, और वो जब टीवी अपनी लिए फिर रहे थे तब भी हमने अब पता चला नहीं ये बात की थी, आप लोग इस पर डिस्कस भी करते रहे। तो अब असल में जो आपने बात कही बड़ी खूबसूरत है। ये लंदन का जो प्लान है ना, ये हमारी तारीख का एक अलमनाक मैं समझता हूँ हिस्सा है कि यहाँ से बरतानवी राज का खात्मा हो गया, लेकिन उनकी विरासत चल रही है। वॉइस रॉय जिस तरह वहाँ पर रहते थे, वहाँ क्वीन के वो गुलाम थे, लेकिन यहाँ वो वॉइस रॉय बनकर आते थे और यहाँ पर वो हाकिम होते थे। मुझे लगता है कि हमारे सियासतदानों का भी आज भी वही हाल है कि वो लंदन में बैठकर वहाँ मलका बरतानिया के वफादार हैं और यहाँ पर सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। तो वहीं पर बैठ के वो हुकूमत करने के लिए प्लान बनाते हैं, कोई अवाम की बेहतरी के लिए नहीं कोई प्लान बनना, सिर्फ ये कि हमने इक़्तिदार पर दोबारा कब्जा कैसे करना है। और जहाँ तक बात रही काफ लीग की, देखिए सियासत में खरल साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं सियासतदानों को, इनके यहाँ कोई दिल, कोई अखलाकियात, कोई जज्बात, कोई नजरियात, वो तो कोई होते नहीं है। आपने देख लिया नवाज शरीफ के नजरिया किधर गया। तो ये सब ऐसे ही ये लोगों को दिखाने के लिए ढकोसले हैं, ड्रामे हैं। तो काफ लीग अगर देखिए एक दौर में पीपल्स पार्टी कहती थी कातिल लीग, कि जी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने मरने से पहले कह दिया था कि जी परवेज इलाही जो है वो कसूरवार होंगे अगर मुझे कत्ल किया जाता है। तो उसके बाद हमने ये भी देखा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने परवेज इलाही साहब, काफ लीग पीपल्स पार्टी में भी शामिल रही, और ये काफ लीग एक दौर में नून लीग का तो हिस्सा थी। वो तो फिर जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इनसे कभी कोई वादे पूरे ही नहीं किए, क्योंकि वो सिर्फ खानदान से बाहर कभी निकल ही नहीं सके। तो इसलिए वो काफ लीग फिर अलग हुई थी, चौधरी शुजात साहब और ये परवेज इलाही। तो लेकिन उसामा साहब एक चीज ठहर जाए, मुझे एक बात बताएं
कि लंदन प्लान को आप एक साइड पर कर दें, नून लीग को भी एक साइड पे कर दें। ये जो टूट फूट का अमल हो रहा है, ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये तो पीटीआई के अंदर हो रहे हैं। अलायंस की और पीटीआई की लड़ाई हो रही है, पीटीआई के अंदर फॉर ब्लॉक बन रहा है, पीटीआई के अंदर लोग उनके खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं। इसको तो पीएमएलएन से भी इसका आप छोड़ दें, भूल जाए कि पीएमएलएन है। असल इशू ये है कि पीटीआई से ना उसके अभी अलाइज खुश हैं, ना उनके मेंबर खुश हैं। मेंबर खुद ये कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि जनाब हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे जायज काम नहीं हो रहे। वो खुद ये कह रहे हैं, महंगाई के खिलाफ पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। डोगर साहब, ये जो कामों के हवाले से थोड़ा सा, सॉरी फॉर इंटरप्शन डोगर साहब, केपी की तरफ देख ले, केपी का भी यही हालात है, पंजाब के भी यही हालात है। कामों के हवाले से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो गवर्नर है पंजाब चौधरी सरवर साहब, उन्होंने कहा जी हमारे जो कारकुन हैं उनके काम नहीं होते, और वही ब्यूरोक्रेट को जब मैं फ़ोन करता हूं मेरे ऑफिस से जाता है जायज़ काम के लिए तो वो नहीं होता, लेकिन उसी ब्यूरोक्रेट के किसी दोस्त से, अजीज़ो कारब से जब फ़ोन करा दिया जाता है तो वो काम हो जाता है। एक तो ये उनका शिकवा आ गया। दूसरी जानब आज जो चीफ सेक्रेटरी मेजर आजम सुलेमान साहब की सदारत में एक मीटिंग हुई, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होम है वो दाखिला मोमन आगा साहब भी थे, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हामिद यकूब साहब, शेख साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली और दीगर जी तमाम तकरीबन महकमों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, और कमिश्नर जो थे सूबा भर के वो वीडियो लिंक पे थे। वहाँ पे ये बात आई कि जनाब जो भी काम जायज़ है अवामी नुमाइंदों के, वो तो किसी को नहीं रोका गया, किसी डिप्टी कमिश्नर को, किसी कमिश्नर को, किसी सेक्रेटरी को। ये वजाहत एक तो चीफ सेक्रेटरी की गई। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर कोई गलत काम कहता है तो वो मत करें, उसके लिए आपको कोई मजबूर करता है मुझे बताएं आप इस हवाले से। आपको तीसरी चीज़ जो डिप्टी कमिश्नर को मजीद बाइख्तियार बनाया जा रहा है, उस हवाले से कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के पास जो सेक्रेटेरिएट में इख्तियार है वो चाहते थे कि आवाम को रिलीफ मिले, डिलीवर किया जाए, और उन्होंने कहा कि हमारा काम हर्डल क्रिएट करना नहीं है, अगर जायज़ काम है हुकूमती पॉलिसी है उनको डिलीवर करना, इंप्लीमेंट करना, वो हमारा काम। दूसरी जानब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसके सदर बाबर या तारड़ जो है, उन्होंने भी एक मीटिंग की, उसमें अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने भी यही कहा कि हुकूमत के साथ हमने जो डिलीवरी है उस चीज़ को, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है। साथ ही आईजी से और चीफ सेक्रेटरी से इकट्ठे ही उस्मान बुजदार साहब की मीटिंग हुई, उन्होंने भी कहा है कि जनाब आप जो भी हमारे जायज़ काम है लोगों की करें, तो उन्होंने यकीनदानी वहाँ पर कराई। तो डॉक्टर साहब ये जो एक परसेप्शन दिया जा रहा है मीडिया में, गवर्नर साहब का शिकवा, और ये जहां मीटिंग जो है वो उसमें बड़ी गुडी गुडी हो रही है, तो असल हकीकत क्या है? जी उसामा साहब। अच्छा खरल साहब, बात यह है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे सियासतदानों को ना वो पुरानी आदत है माजिद के साथ। अब अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसको डिनाई कर दिया है फिरदौस शिकवान साहिबा ने, उन्होंने कहा कि जी ये तो नून लीग से मरात लेकर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं, तो इस तरह से उन्होंने बड़ी हमारे खिलाफ रिपोर्ट चला दी। बहरहाल मैं इस चीज को नहीं मानता कि इस तरह होता है। अब यही रिपोर्ट जब तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में थी तो इन्हीं रिपोर्ट्स के हवाले देती थी, इन्हीं पोल्स के हवाले देती थी। अब उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जी सियासतदानों से आप रसूख कम करें, पैसे इनसे कम करें इनके हाथ में। अब हमारे सियासतदान क्यों आते हैं, एमएनए एमपी क्यों बनते हैं? इसलिए नहीं, एमएनए एमपी का काम है कानून साजी करना। यहाँ तो कुछ कानून साजी करना ही नहीं आता, उनको क्या पता कानून क्या क्या नहीं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्लियामेंट में और कानून साजी में। वो तो बस ये दिए लेने जाते हैं। असल उनका इंटरेस्ट है पटवार में, थाने में, कचहरी में, ये सारा कुछ करने में, पैसों में, ठेके लेने में, और वही हो रहा है। अब ये सियासतदान नाराज ही इसलिए हैं कि भाई वही अभी बाबड़ो सब क्या कह रहे थे कि जी वही लोग जो नून लीग में लड़ा करते थे आजाद हसीफ में लड़के तहरीक इंसाफ में आ गए। तहरीक इंसाफ के अपने लोग एक खास सियासत का एक अपना अंदाज है हमारे यहाँ, और वो यही है कि हमने भाई उसको वोट क्यों दे रहे हो, इसको शरीफ आदमी जी तो हमारे काम ही नहीं कर सकेगा। हमारी सोसाइटी में ये है, और फिर वही एमएनए एमपी बनता है और वो फिर कहता है कि जनाब मैं तो इस इलाके का पूरा एक मतलब निजाम चला रहा हूँ, मेरी यहाँ पर एक रियासत के अंदर एक कुछ हद तक रियासत अगर नहीं होगी, मेरे कहने पर, मेरे कार्ड पर, मेरे फोन पर अगर काम नहीं हो रहे हैं लोगों के, तो मुझे वोट किसने देना है? लोग तो जाते नहीं है थानों में या उन। लेकिन उसामा साहब आज चीफ मिनिस्टर से चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने यही कहा है कि प्लीज बराह करम, और गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि आप जरा वो लिस्ट तो दे दें जो आपके लोगों के, जो अवामी मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, उनके जो काम जायज़ नहीं हुए वो एक लिस्टों में दे दें, ताकि हम देखें कि कौन है वो बंदा जो हर्डल क्रिएट कर रहा है, कौन है वो बंदा ब्यूरोक्रेसी में बैठा जो साज कर रहा है,
कौन है वो बंदा ब्यूरोक्रेट जो हुकूमती पॉलिसियों को अमल दरामद में या अवामी नुमाइंदों के जायज़ कामों में रुकावट बनाए, वो लिस्ट तो दी जाए। यानी इस तरह एक स्टीरियोटाइप प्रोपोगेंडा करके क्या इससे आप समझ लेंगे कि वो एक प्रोपोगेंडा करके उससे आप झूठा साबित कर देंगे? जी डॉक्टर साहब, ये क्या आप समझते हैं कि ये सारी जो इल्जामात तराशी या ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ये ठीक है बातें? उसामा साहब, खरल साहब, मेरी बात हुई है बहुत सारे फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान से। वो ये कहते हैं जी हमारे बंदों को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, हमारे जो बंदे हैं, हमारे जो एक्शन है, हमारे जो डीएसपी हैं, हमारे जो डीसी हैं, हमारे जो पटवारी हैं, हमारे खासुल खास किस्म के रिश्तेदार जो हैं, उनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। वो जायज काम तो कह ही नहीं रहे, वो कोई पब्लिक का काम थोड़ी कह रहे हैं। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारी सड़कें बना दें, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि लोगों के लिए आटा सस्ता कर दें, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि चीनी सस्ती कर दें, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि जनाब जो करप्ट किस्म के एक्शन है, जो करप्ट किस्म के वो पटवारी हैं, जो करप्ट किस्म के थानेदार हैं, उनको लगाया जाए और वो हमारे डेरे चलाएं, हमारे खर्चे चलाएं। यही सबके गिले हैं, यही सारी चीजें हैं। आप देखें कि चीफ सेक्रेटरी जो है उन्होंने आज भी उन्होंने एक मीटिंग की है सारी ब्यूरोक्रेसी के साथ, उनको बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है, आपके एमपीएस एमएनएस आए, उनको इज्जत और एहतराम दें, उनको बिठाएं, उनकी बात सुने और उनका कोई जायज काम नहीं रुकना चाहिए, कोई जायज काम नहीं रुकना चाहिए। किसी की सड़क टूटी हुई है बनाएं, किसी के हल्के के मसाइल हैं हल करें। हाँ, अगर वो ये चाहते हैं कि वो कोई नैबज़दा अफसर जो है उसको किसी अहम तैनाती दे दी जाए, किसी ऐसी पोस्ट पर लगा दिया जाए जहाँ पर वो रोज बोरियों के हिसाब से पैसे भरकर लेके जाए, तो ये नहीं होगा सर, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ये तो बड़ा क्लियरली ब्यूरोक्रेसी ने कह दिया है। अगर यही काम करने थे, अगर इसी तरह से चलना था, तो फिर इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल करने की जरूरत क्या थी? ये आईजी नया लेके आए, चीफ सेक्रेटरी लेके आए, नीचे सारी हायरार्की जो थी वो तब्दील कर दी, सारे सेक्रेटरीज बदल दिए, डिप्टी कमिश्नर बदल दिए, कमिश्नर बदल दिए, बेतहाशा अफसरों को सुबह बदल कर दिया। ये क्यों किया गया? सवाल तो ये सब कुछ क्यों किया गया? उसकी वजह यह थी कि पिछले दौर में करप्शन हो रही थी और एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं थी, गवर्नेंस है नहीं थी। अब जब ये सारा सेटअप चेंज हुआ है तो अब जो एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, उनको बड़ी तकलीफ है। किसी का चाचा लगा हुआ था, किसी का मामा लगा हुआ था, किसी का दामाद लगा हुआ था, किसी का बेटा लगा हुआ था, सारे जो थे 15वें वाले को 17वें की पोस्ट पे लगाया हुआ था और वो धड़ाधड़ दिहाड़ियां बना रहा था, इनके डेरों के खर्चे भी चल रहे थे। और अवाम, इसमें अवाम का है। मुझे एक बात बता दें, कोई एक एमपीए ये कह दे कि जनाब मेरे हल्के के तरक्याती काम नहीं हो रहे और आइडेंटिफाई करे कि ये वाले तरक्याती काम नहीं हो रहे। मैं खुद चीफ सेक्रेटरी ऑफिस गया हूँ, मैं वहाँ पर बैठा है, मैंने देखा है एमपीएज आ रहे हैं, एमएनएज आ रहे हैं, जो तरक्याती काम जो लेके आ रहे हैं वो धड़ाधड़ हो रहे हैं। वहाँ पर फ़ौरन अप्रूवल हो जाती है, फ़ौरन सेक्रेटरीज को मार्क कर दिया जाता है। अब इसमें चीफ मिनिस्टर साहब जो है उनको भी बड़ा मसला है। पहले ये था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे उन्होंने बैन लगाया हुआ था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग सिर्फ चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट किया करता था। चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पर बैठकर अपनी मर्जी के बंदे जो थे हर जगह तैनात कर दिया करते थे। मेरा एक सवाल है कि चीफ मिनिस्टर के जो मामू हैं, खालू हैं सॉरी, वो एसपी क्राइम ब्रांच मुल्तान है। एक घर उन्होंने रहीम यार खां में कब्जा किया हुआ है, एक घर उन्होंने बहावलपुर में कब्जा किया हुआ है। बहावलपुर में एक और घर जो है सरकारी, उस पर 70-80 लाख रुपए उसकी रेनोवेशन पे लगा दिया है। क्या एक आम एसपी सोच सकता है कि वो इस तरह की याशियाँ करता फिरे? वो सिर्फ इसलिए कि वो सीएम का मामू है और उसको उससे अब वो एसपी क्राइम ब्रांच है। इससे पहले वो डीपीओ रहीम यार खान था, उससे पहले वो डीपीओ बहावलपुर था। कौन लगाता उसको डीपीओ? वो तो उसकी तो प्रमोशन ही नहीं है, उसके पास तो वो रैंक ही नहीं है कि वो डीपीओ लग सके। बेतहाशा इस तरह के अफसर थे जिनको मनमानियां करके लगाया गया हुआ था और वो अंधाधुंध वो अपने। लेकिन डॉक्टर साहब आपको सेटिस्फाई नहीं हो जाना चाहिए कि आप देखिए कि एक लंबी लिस्ट है, एक लॉन्ग लिस्ट है कि उनके मामू जो है कैप्टन इजाज जाफर, उनको सुबह बदर कर दिया। आप जो उनके फूफा की बात कर रहे हैं तैमूर, उनको चेंज कर दिया गया। आसफ लोधी जो कमिश्नर लाहौर के थे उनको तब्दील कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे, ताहिर खुर्शीद को, शुएब अकबर को, तो जितने भी सीएम साहब के जो ब्लू आइड है
उन सबको तब्दील जब कर दिया गया है। खरल साहब बड़ी तकलीफ है इन लोगों को कि ये क्या हुआ, ये तो मनी प्रिंटिंग मशीनें थी हमारी, ये सारी यहाँ से निकाल दी गई हैं, इसी का मरोड़ उठ रहा है। मुझे एक बात बताएं ना कि कौन सा ऐसा जायज काम है जो नहीं हो रहा, सीएम का कौन सा ऐसा जायज काम है जो नहीं हो रहा। अब यही बात चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी सवाल वहां पे किया चीफ मिनिस्टर से कि आप जरा वो जो एमएनए एमपी जो या सेनेटर्स या जो आपके वुजरा अगर आपको शिकायत करते हैं कि उनके जायज, उसकी एक लिस्ट दे दी जाए। यही चीफ सेक्रेटरी ने कहा, यही आईजी ने कहा, यही गवर्नर साहब से वो पूछ रहे हैं। तो बात तो मुझे भी समझ आ रही है, आपको भी आ रही है कि मसला आवाम का नहीं है, मसला ये है कि अपनी मर्जी की पोस्टिंग्स एसएचओ अपनी मर्जी के लगवाना, अपनी मर्जी के रजिस्ट्री मोहर लगाना, अपनी मर्जी के सब रजिस्ट्रार लगवाना, अपनी मर्जी के सेक्रेटरी डीसी एसी लगवाना, अपनी मर्जी के डीपीओ लगवाना, ताकि अपनी मर्जी के जो काम उल्टे सीधे ये करवाए जाएं। तो मामला खरल साहब माजी में एक करोड़ रुपया दे के लोग जो है वो तैनातियां लेते रहे हैं, एक करोड़ रुपया दे के पोस्टिंग लेते रहे हैं, एक करोड़ रुपया दे के मुंह मांगी कीमतें दी जाती थी मनमानी पोस्टिंग के लिए, वो रुक गया है, वो नहीं हो रहा। असल तकलीफ ये है एमपीएस जो है वो अपनी जेबों में जिन लोगों को लेके फिर रहे हैं और जो रोला डाल रहे हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे, असल में वो ये चाह रहे हैं कि प्रेशर डालकर ब्लैकमेल कर अपने मनपसंद लोगों को जिन्होंने उनकी जेबें गर्म की हुई हैं उनकी पोस्टिंग करवाई जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर रोला है, असेंबली का सेशन चल रहा है, आज भी मैं असेंबली में था, कल भी असेंबली में था, फटते बताते लोगों को कि जनाब देखिए मेरा सड़क नहीं बन रही, मेरा सीवरेज नहीं पड़ रहा, मेरे इलाके के लोगों को स्कूल नहीं मिल रहा, मेरे इलाके के लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहा, वहां पर अद्वियात नहीं है, वहां पर महंगाई है, वहां पर मुनाफाखोर बैठे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। जी डॉक्टर साहब, असेंबली में जो होता है वो तो आम की बात के बजाय वहां पे खवातीन के तज़किरे आ जाते हैं और जो असेंबली में जो एक प्री मैच्योर काम हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे टाइम है ब्रेक का और ब्रेक के बाद वापस अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक। नाजरीन, नैब बहुत सारे चूँकि जो मुलजमान हैं, बड़े बड़े मुलजमान हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पैसों के हवाले से बात की जाए, मनी लॉन्ड्रिंग हवाला हुंडी के ज़रिए किसी की दौलत और काला धन जो अमेरिका में पड़ा है, किसी का बरतानिया में पड़ा है, तो नैब ने अमेरिकी जो FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उससे और बरतानिया जो है उसकी नेशनल जो क्राइम एजेंसी है उनसे मुआहिदों के हवाले से आलमोस्ट मुसवदा भी तैयार कर लिया है। और जो बरतानवी इदारा है क्राइम एजेंसी, उनके हवाले से जो एक याददाश्त जो है वफामती, उसका मुसवदा तैयार कर लिया गया है जिसे जल्द ही काबीना में भिजवा दिया जाएगा। और दूसरी जानब FBI जो है उसके हवाले से जो मुसवदा तैयार किया गया है उससे शेयर किया गया है ताकि वो भी अपनी जो अमरीकी हुकूमत है, जिस तरह पाकिस्तान हुकूमत जो है या नैब है, उस तरह वो भी अपनी को अगर इनपुट देना चाहते हैं तो उसमें भी एक अहम पेशरफ्त होगी ताकि जो बैरून मुल्क हमारे जो मुलजमान पाकिस्तान के उनकी अगर कुछ जायदादें हैं, एसेट्स हैं, पैसा है, तो उसको वापस लाया जा सके। उसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन विंग और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत नैब पहले भी कुछ मुल्कों से मुआहदे हैं, अब ये एक नई पेशरफ्त होने जा रही है। दूसरा, इसके साथ एक फाटिफ के हवाले से जो है एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, जिस तरह चाइना, अमेरिका और कुछ और मुल्क ने, जिस तरह लग रहा है कि शायद ग्रे लिस्ट से भी नाम हमारा निकलता हुआ नज़र आ रहा है, वरना तो ब्लैक लिस्ट की तरफ जो इशारे जिस तरह एक हाइप क्रिएट की जा रही थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आलमोस्ट आज जहांगीर तरीन साहब के घर में उनकी मुलाकात हुई, परवेज़ खटक वो और उनके वफद के बहुत सारे लोग थे, तो आलमोस्ट उनको मना लिया गया है और आजकल में वो अपना दोबारा उसी तनख्वाह पे काम शुरू कर देंगे। इस्तीफ़ा उनका मंजूर ना करने का फ़ैसला किया गया और वही वजारत उन्हीं को दी जाएगी। एक और पॉजिटिव खबर है कि बरतानवी जो शहरियों के लिए पाकिस्तान जो है उसको एक पुरअमन स्टेटस और उनको सैरो सियाज या पाकिस्तान आने के लिए एडवाइजरी जो है उनकी तब्दील हुई है, वरना पाकिस्तान एक पुरअमन जिस तरीके से एक एनफोर्समेंट एजेंसी अफवाज ने एक वो हुआ मामला, उससे पहले फैमिली स्टेटस जो है डिप्लोमेटिक इस्लामाबाद उसको करार दे दिया जाए। तो ये कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी हैं। तो उसामा साहब, ब्रेक से पहले इस तरह डोगर साहब बात कर रहे थे और ये जो कुछ नई पेशरफ्त है इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और देखिए खरल साहब, अभी तुर्की के सदर ने भी पाकिस्तान आना है,
पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक अपना मकाम बना रहा है। और जिस तरह इमरान खान सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए, हमने देखा वहाँ भी ट्रेंड करते रहे इमरान खान और पाकिस्तान असल में, और यही वो चाहते हैं, हर जगह ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सियाहत के लिए दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। 2020 के लिए बरतानिया में भी कहा गया, दीगर जगहों पर भी कहा गया कि पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है। तो अब बरतानिया ने एडवाइजरी अपनी जब बदली है और अपने शहरियों को इजाज़त दी है कि वो रोड के ज़रिए भी नॉर्दर्न एरियाज़ में जा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे पूरे यूरोप में एक पैगाम जाएगा। अब अमेरिका को भी मुझे लगता है कि ट्रैवल एडवाइजरी पर नज़रसानी करनी चाहिए। और ये सारा असल में प्रेशर टैक्टिक्स थे, चाहे FATF हो। पाकिस्तान अब कहा जा रहा है कि 27 में से 22 रिकमेंडेशंस पर उसने काफ़ी ज़्यादा अमल कर दिया है। तो उम्मीद है कि अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आएगा, अगरचे अभी भी भारत लगा हुआ है साजिशें करने। जो बात आपने कही खरल साहब, जो खबर है नैब के हवाले से, उसमें कोई शक नहीं कि नैब के ये बड़े अच्छे इक़दाम हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये शक ही रहता है कि हमारे यहाँ अगर कोई गद्दारी भी करता है, हमारे यहाँ कत्ल करवाए, कराची शहर को बंद करवाए, वो जाकर बरतानिया के शहरी भी बन जाता है, उसको वहाँ पर सारी सहूलतें भी मिलती हैं, और पाकिस्तान के यहाँ पर दर्जनों बल्कि सैकड़ों उसके खिलाफ मुकदमात होते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान वहाँ कोई अगर चलान भी करवा के पाकिस्तान आ जाए तो हमें तो उसको वापस करना पड़ जाता है। और यहाँ से कोई कत्ल करे, दहशतगर्दी करे, आप वो हैर प्यार मरी को देख लें, आप इसी तरह से बुगटी को देख लें, जो अपने आप को बुगटी कहता है, मैं तो उसको मानता नहीं। तो इस तरह से ये कहाँ कहाँ दंदनाते फिरते हैं किन मुल्कों में, और सबको पता है बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर, दहशतगर्दी मुलव्वस हैं, उन सबको वहाँ पर छूट होती है। तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये मुआहदे अगर हो भी गए तो इतनी आसानी से अगर वहाँ जाकर अब शरीफ खानदान जितना अगर पैसा को बना लेता है कि बरतानिया की रियल इस्टेट में सबसे बड़ा नाम वो बना लेते हैं, तो उनके वहाँ पर ताल्लुकात ऐसे बन जाते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनसे फिर पैसा वापस दिलवाना। आप पता नहीं बाबर साहब, डॉक्टर साहब, जो उसामा साहब ने बात की, क्या इन मुआहदों के बाद भी कोई आपको उम्मीद है कि पैसे वहां से आ सके, कि लूटा हुआ माल जो हम दावे कर रहे हैं? खैरल साहब, ये सुनते सुनते तो मेरी तो सारी जिंदगी गुजर गई है कि जनाब बरतानिया के साथ हमारे मायदे हो रहे हैं, अमेरिका के साथ मायदे हो रहे हैं, सारी दुनिया के साथ मायदे हो रहे हैं। पाकिस्तान का लूटा हुआ माल वापस आएगा, स्विस कोर्ट से पाकिस्तान का लूटा हुआ माल पाकिस्तान वापस आएगा। उसके बाद जनाब दुबई में जो पाकिस्तान ने जायदादें बनाई हैं वो लूट सूट का माल वापस आएगा, अमेरिका से आएगा, लंदन से आएगा, लेकिन आज तक एक टका तो वापस आया नहीं। हाँ, आज भी, अभी भी, इस तारीख में भी, आज के दिन भी पाकिस्तान से लूटा हुआ माल बाहर जा रहा है, अभी भी जा रहा है, इस वक्त भी जा रहा है। लूटा हुआ माल पाकिस्तान में तो नहीं आया, लेकिन यहां से लूटा हुआ माल बाहर दूर जा रहा है। ये मैं आपको गारंटी दे देता हूं, वो रुका नहीं है। आप एक रास्ता बंद करते हैं, वो अगले 10 रास्ते मजीद खोल लेते हैं। शरीफ खानदान सारा बाहर बैठा हुआ है, इसाक डार है, उस पर पर्चियाँ वो बैठा हुआ है, उसके बच्चे बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, नवाज शरीफ बैठा हुआ है, नवाज शरीफ के बच्चे बैठे हुए हैं, और उनके सारे रिश्तेदार वहाँ पर बैठे हुए हैं। बेतहाशा पाकिस्तान को लूटने वाले पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। आज तक हमारी हुकूमत किसी एक को वहाँ से वापस नहीं ला सकी। हाँ, यहाँ से वो जमानतें करवा कर और यहाँ से वो मुख्तलिफ हीलो बहानों से, जेलों से निकल कर बाहर चले जाते हैं, लेकिन बाहर से कोई पाकिस्तान नहीं आया। और अगर आया तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने आया, वो वजीर आला बनने आया, वो गवर्नर बनने आया, या वो बड़े बड़े ओहदों पे काबिज होने के लिए आया, अपना पैसा वापस लेके नहीं आया। और जब यहाँ पर आया उसने मजीद पैसा लूट कर बाहर भेजा है। ये छोटे छोटे एग्रीमेंट क्या करेंगे, ये इन एग्रीमेंट्स की क्या हैसियत है? मुझे एक बात बताएं कि आप समझते हैं कि इन एग्रीमेंट से पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस आ जाएगा, पाकिस्तान को जिन्होंने लूटा वो लोग वापस आ जाएंगे, हम उनको पकड़ कर ले आएंगे, या बरतानिया की गवर्नमेंट इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो इन सारे लोगों के आए जी ये सारे बंदे अपने पकड़े, इनको वापस ले दे, ये इनके बैंक अकाउंट्स हैं, ये पैसा भी हम आपको वापस कर रहे हैं और अपने बैंक खाली कर रहे हैं। सर, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो मुफाहमती यादाश्तें हैं, इस तरह के हज़ारों MOUs जो है ना हमारे इस्लामाबाद के दफ्तरों में, इन फाइलों में पड़े हुए हैं, जिन पे आज तक ना अमल दरामद हुआ ना होना है। बेताशा MOUs चाइना के साथ भी साइन हुए हैं और दुनिया के हर मुल्क के साथ साइन हुए हैं, और बाद में लोग भूल भाल गए हैं उनको। अगर करना होता तो भाई मुझे एक बात बताएं, अगर हमने लूटा हुआ माल जो है उसको रोकना होता, चोरी चकारी रोकनी होती,
तो हम इन लोगों को बाहर जाने ही क्यों देते? मेरा तो सवाल ही ये है। उनसे पैसा लेते, उनको पैसा जब तक उसामा साहब, ये अलमिया नहीं है कि जो 93 के अंदर इल्जाम लगना शुरू हुआ नवाज शरीफ फैमिली के ऊपर, जिन पार्क लेन के फ्लैट्स के ऊपर, जिनके ऊपर केस बना, JIT बनी, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उस पर एहतसाब अदालत में सजा हुई, आज भी उन्हीं फ्लैट्स के अंदर वो रह रहे हैं। तो इस तरह तो क्या हम अब इस पे उम्मीद करें कि उन्हीं जो लूटे हुए माल की जो बनाई हुई खरल साहब, आप तो सारे सबूत लेकर आए, किताबें मौजूद हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, मैंने कई दफा देखा, और आप वो 1990 की दिहाई से ये बातें करते रहे हैं, आप सब इन्वेस्टिगेशन करके लाए, क्या हो गया? वो तो वहां पर ताल्लुकात है, बस सीधा जाकर कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। आपके पास दौलत कितनी है? आप इसहाक डार साहब के पास कोई दौलत की इंतहा है, और वो अली इमरान देखें, वो शहबाज शरीफ साहब का दामाद, यानी ओपन शट केस है। किस तरह? वैसे ही गलत है, वैसे ही गलत है कि एक शख्स का दामाद है, वो वजीर आला है वो शख्स, और वो सरकारी कोई भी जगह कोई भी स्कीम, वो साफ पानी स्कीम, वो जगह उसकी किराए पर ली ही नहीं जा सकती। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर कोई दुनिया में कहीं और जगह अवेलेबल नहीं थी तो चलो समझ आती है, तो उसके बावजूद उसका प्लाजा लेना, करोड़ों रुपया उसको किराए पर दे देना, ये एक मिसाल है। उसके बाद आप देख लें, आज भी वो लंदन में बैठ के क्या कर रहे हैं कि जनाब हमने यहाँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। यानी अंदाजा तो लगाएं, वो लोग जो सबसे ज्यादा करप्ट हैं, जिन पर इतने बड़े बड़े इल्जामात हैं, यहाँ सजा याफ्ता हैं, वो भी अब ट्रांसपेरेंसी की, शफाफियत की बातें करेंगे और उस पर लेक्चर्स देंगे। ये तो हाल है। 56 कंपनियां बनाने वाले, 20-20 लाख रुपया तनख्वाहें वहां पर लोगों को देने वाले, लोगों को नवाजने के लिए, तो वो वहां बैठकर वो तो मुल्क उनके हैं ना, वो यहाँ ईदें मनाते हैं ना, तो वहां बैठे, लेकिन यहाँ पे जो हज भी हमारा उसामा साहब महंगा कर दिया। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे कि हज के मजीद बोझ ला दिया गया है आज़मीन हज के लिए। अब पता चला। अब पता चला। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो सारी उम्र ये ख्वाहिश रखते हैं कि अल्लाह ताला उनको तौफीक दे और वो अल्लाह का घर देख सकें, उसके हबीब के रोज़े को देख सकें, हज कर सकें। और पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। अभी कहा जा रहा है आज़मीन हज की तादाद 1,79,000 है, और जो लोग इस साल इंशाल्लाह हज पर जाएंगे। लेकिन हुआ यह है कि अब हज हो गया है 5.5 लाख का। इसमें अब और इजाफा हो गया है, 1 लाख 1.5 लाख तक का इजाफा हो गया है हज के अखराजात में। तो गरीब आदमी तो पहले भी हज का सोचता रहता था, सारी उम्र पैसे इकट्ठे करता था, गरीब ही नहीं मुतवसत तबके का बंदा भी। तो अब तो उसकी पहुंच से और दूर हो गया। कितने लोग हो गए जिन्होंने एक एक पाई इकट्ठी करके कई साल हर महीने अपनी तनख्वाह से 1000-2000 रुपया जोड़कर कुछ पैसे इकट्ठे किए होंगे, और पता चला है कि जनाब ये तो हज और महंगा हो गया, पता नहीं और कितने साल इंतज़ार करें। तो खरल साहब ये क्या कहें, कितना बड़ा जुल्म है कि हज महंगा होता चला जा रहा है। जवाब उसका ये है कि जनाब क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है, किराए बढ़े, दीगर वहाँ पर अखराजात बढ़ गए हैं, तो लिहाजा इसलिए ये तो करना पड़ेगा। उसामा साहब, हर वो काम हुकूमत ये जवाब बना लेती करना पड़ेगा जो जिससे आम आदमी मुतासर होता है। अब मुझे ये बताएं कि जो 4.5 या 5 लाख का अब हज हो गया है, ज़्यादातर हाजी आपने भी देखे होंगे अपने गिरदोनवा में वो लोग होते हैं जो अपनी तनख्वाह थोड़ी थोड़ी करके जमा करते हैं, उसमें सेविंग करते हैं, कोई कमेटियां बेचारे डालते हैं, कोई अपनी कोई थोड़ी बहुत ज़मीन है वो बेचते हैं, अपने जेवर आपने जो है वो थोड़ा बहुत अगर होता है वो मियाँ बीवी अगर मिलके करते हैं बेचारे, तो वो इस तरीके से पैसे जमा करके तो हज करते हैं। अब 1,15,000 जो उनका अगर वो पैसे जमा होने के करीब थे, तो ऊपर आपने 1,15,000 का मजीद बोझ डाल दिया है, जो सेक्रेटरी मजहबी अबूर ने इसका एतराफ़ किया है। इस तरह आप टीवी जो देखे ना देखे, आप 35 रुपये बिजली के बिल में डाल देते हैं, यानी कसूर आपका ये है कि आप बिजली का बिल दे रहे हैं, तो 35 रुपये इजाफी छोड़ के अब पीटीवी के 35 के बजाय वो भी 100 रुपये बिल में डालने का फैसला कर लिया गया है। गैस चोरी होती है, वो कहते हैं गैस सार्फिन के ऊपर अरबों रुपए का बिल डाल दे। बिजली चोरी होती है, वो कहते हैं जो बिल दे रहा है शरीफ आदमी उसके ऊपर बोझ डाल दिया जाए। अब मुझे ये बताएं, एक तरफ हम रियासत मदीना के दावेदार हैं, दूसरी तरफ हमने रियासत मदीना से लोगों को हज की इस सादर से महरूम करने में भी कोई कसर नहीं उठ। कब्र जो है उसके रेट है, आप देखिए लाहौर में कब्रों के रेट है बकायदा, कि बड़ी कब्र, हाथे वाली कब्र, छोटी कब्र, आगे जाके पीछे जाके
और उसकी बाकायदा इश्तहारबाजी अब हो रही है, प्रमोशन चलती है, हुकूमती रेट निकल आए हैं, वो वफाकी दारुल हुकूमत हो, सूबाई दारुल हुकूमत हो, तो मामला ये कहाँ जाके रुकेगा। अवाम जो है वो इसलिए वोट क्या दिए कि उनको हज की एक सादत जो है उससे भी महरूम कर दिया जाए। अब 1.25 लाख रुपया आम आदमी जिसने बड़ी मुश्किल से हज के लिए पैसे जमा किए, आगे से उसको ये खबर मिल गई है कि जनाब 1.25 लाख रुपया उसमें मजीद ऐड कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पे क्या मैं कहूँ, अच्छा इस पे तो कम से कम गवर्नमेंट, बाकी तो सब बाबर साहब ये देखिए, मुझे याद आ रहा है फवाद चौधरी ने कहा था कि देखिए हज जो है जिसमें इस्तिताअत हो उस पर फर्ज है, तो लिहाजा अब जिसमें इस्तिताअत नहीं है उस पर तो फर्ज ही नहीं है, तो जो बंदा 5.5 लाख रुपए आसानी से जमा नहीं कर सकता उस पर आज फर्ज ही नहीं है। लिहाजा ये अब आटा बहरान हो, फिर चीनी बहरान हो, दालों का बहरान हो, तो अब अगर हज पर भी वो बहरान आ रहा है तो उसमें घबराना नहीं है। जी जी बिल्कुल। कल फवाद चौधरी ये भी कहेंगे कि जनाब जिसकी इस्तिताअत है वो खाना खा ले, जिसकी इस्तिताअत नहीं है वो खाना ना खाए, वो आराम से खाली पानी पी लिया करे। उसामा साहब, जब ये गवर्नमेंट आई थी, जब ये रियासत मदीना जो है ये जब आई थी, उस वक़्त हज की कीमत 2,70,000 से 2,80,000 के दरमियान थी। सरकारी हज की कीमत 2,70,000 से 80,000 के दरमियान थी, यानी कि 1.5 साल में हज की कीमत डबल हो गई। 2,70,000-80 से ये 5.5 लाख चली गई है। ये है रियासत मदीना। यहाँ पर मेरा मतलब कि आम आदमी को, मिडिल क्लास जो है वो बेचारा जो सारी उम्र कमेटियाँ डालता है, पैसे जोड़ता है, जेवर बेचता है कि चले ज़िंदगी में कभी एक हज की सादत हासिल हो जाएगी, अब ये भी नामुमकिन हो गया है। आपके साथ हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पर मुसलमानों की गवर्नमेंट तो नहीं है, वहाँ उसको तो हम 24 घंटे क्रिटिसाइज करते रहते हैं। वहाँ पर हज पे सब्सिडी दी जाती है। आधे से ज़्यादा मुसलमान मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर हज पर सब्सिडी दी जाती है, और यहाँ पर ये हालात हैं कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अपने पैसे बढ़ाने के लिए हज पे टैक्स लगाती रहती है। अब आप यहाँ से इससे अंदाजा लगा लें कि 1.5 साल में हज जैसे मुकद्दस फरीज़े पर रेट डबल हो गया। ये अफसोस की बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर कुछ सोचेगी, जो जहाँ तक हो सके कुछ तो कम करे, अखराजात में कमी लाए, ताकि लोग ये फरीज़ा तो आसानी से अदा कर सकें। और ये फ़र्ज़ है हुकूमत पर कि जो इस्लामी जो फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी में लोगों को सहूलत दे, ना कि मुश्किलात पैदा करे। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।